वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अब बात करते हैं आपके सेहत के हवाले से, और न सिर्फ सेहत के हवाले से बल्कि उसमें भी जो आपके नफसियाती मामलात और मसाइल हैं उससे जुड़े जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। और इस सेगमेंट को करने का मकसद ये है, मैं बार बार ये बात हमेशा दोहराता हूँ जब भी हम ये आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, कि इंसान का जो सोचने का तरीक़ा है, जो मामलात हैं, जो नफ्सियात से जुड़े मामलात हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। किसी भी बीमारी के लिए अगर हमें कोई भी मरज़ अगर लाहक हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर नफ्सियात से जुड़ा कोई मामला हो जिसके लिए हमें नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उससे हम गुरेज करते हैं। और वजह यह है कि हमेशा जब भी अगर आप नफ्सियात के डॉक्टर से अगर रुजू करेंगे तो शायद ये गुमान गुजरेगा कि आप पागलपन का शिकार हैं। तो कतई ऐसा नहीं है, यही तासुर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सेगमेंट को करने का मकसद भी यही है। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे लोग अब सवालात भेज भी रहे हैं। पहले किसी ज़माने में जब हम ये प्रोग्राम या इस मौजू पर बात करते थे तो लोग अपना नाम ज़ाहिर नहीं करते थे और सवालात भेजा करते थे, लेकिन अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि बीमारी जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसी के हवाले से हम बात करेंगे। आज भी हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शफ़ीक़ी यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, एक बहुत बड़ा नफ्सियात के हवाले से मरकज़ भी शहर कराची में चला रहे हैं और इंशाल्लाह आगे चल के मुख्तलिफ़ शहरों में भी ये सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सिर्फ़ कराची की हद तक जो है इसको क्यों महदूद कर रखा है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उस हवाले से भी ज़रूर काम किया जाएगा मुख्तलिफ़ शहरों में। यकीनन डॉक्टर साहब जो वो इरादा रखते हैं कि इस तरह के मराकज़ जो हैं वो कायम किए जाएंगे। डॉक्टर शफ़ीक़ यासीन को सबसे पहले खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। और जैसे मैंने कहा कि लोग जो है ना वो ये सवाल करते हैं कि कराची की हद तक क्यों महदूद हो गए हैं और बहुत सारे शहरों में भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो यकीनन ये इंशाल्लाह प्लान्स में होगा कि आगे चल के जो है वो इस्लामाबाद और इस तरह दीगर शहरों में भी जो है इसके सिलसिले को शुरू किया जाए। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं और इस वक्त एक दो बड़े इंटरेस्टिंग सवालात मौसूल हुए। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। एक दो पेशेंट के हवाले से सवाल आया कि किसी शख्स का बात करते करते एकदम चुप हो जाना या खामोश हो जाना, ये किस तरफ की इंडिकेशन है। वो ये समझते हैं कि शायद कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन मेरी अपनी जो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि शायद कोई नफ्सियात के हवाले से कोई मसला हो जिसने ये काम किया है। आपकी इस पे क्या राय है और इस तरह के केसेस को क्या कहते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, और क्या वाकई ऐसे केसेस आपके पास आए जिसमें रिजल्ट्स आए हों, जो वापस उसकी आवाज़ भी आई हो या उसने बात करना शुरू किया? मैं चाहूँगा ज़रा इस केस के हवाले से बात हो पहले। बिल्कुल। डेफिनेटली ऐसे बहुत केसेस या फिर एक और बातें करते करते अचानक से चुप हो जाना, म्यूट हो जाना, बात नहीं कर सकना, काफ़ी डिफरेंट बीमारियां, नफसियाती बीमारियों की तरफ इंडिकेट करता है। और उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में चला गया हो सकता है कि साइकोसिस का एलिमेंट हो सकता है कि कोई डिसोसिएशन कन्वर्जन का मसला हो, जो कि एक अलग बीमारी है। राइट। तो मैं सेपरेटली अलग से बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन में तो ये होता है कि थॉट्स की कमी होती है। सोचें जो है ना रुक रुक के आती हैं। परेशानी की सोचें आने की वजह से कई दफ़ा इंसान ऑक्यूपाइड हो जाता है, वो प्रेजेंट में इतना नहीं रहता जितना कि अपने अंदर खोना चल शुरू या सोचना शुरू कर देता है। उस परेशानियों में जो है ना, वो जब अंदर की परेशानी बढ़ती, सोचें बढ़ती हैं, तो फिर वो कम्युनिकेशन उसका रुक जाता है। और कभी कभी तो रुक रुक के सोच सोच के बात करता है शुरू में, कि वो फ्लुएंटली बात नहीं कर रहा, राइट। उसका दिमाग कहीं और है, और फिर आस्ते आस्ते करके वो बिल्कुल अपनी ही दुनिया में चले जाता है। एक तो ये। दूसरा, एक ऐसे पेशेंट्स आते हैं और थे जो कि सोचते हैं कि लोग हमारे दुश्मन हैं, खौफजदा हो जाते हैं, कानों में आवाज़ें आ रही हैं, और वो भी प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि उनकी अपनी अंदर की दुनिया, और वो साइकोसिस में म्यूटिज्म हो सकता है, हो सकता बिल्कुल है। हो सकता है। तो सीवियर डिप्रेशन और ये इसमें दोनों में। अच्छा, म्यूटिज्म के साथ जो कॉमन चीज़ें हैं कि खाना पीना भी बंद कर देते हैं, कई यस। दफ़ा खाना पीना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं। तो इन केसेस में ये ख़तरा होता है कि वो उनकी लाइफ जो है इवेंचुअली वो ख़तरे में आ सकती है। सी। तो ये कि उनको जल्दी उस पोजीशन से निकालना बहुत ज़रूरी है। एक और टर्म है कैटेटोनिया की, जो स्किज़ोफ्रेनिया का है, उसमें जी। बिल्कुल बॉडी रिजिड हो जाती है और वो एक पोजीशन में आके रुक जाते हैं।
और वो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। तो उसमें भी वो एक टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है जिसमें म्यूटिज्म हो सकता है। इसी तरह जो है ना, और जैसे मैं डिसोसिएशन कन्वर्जन की बात कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरे होते हैं बचपन में, जिनको हादसा कोई हुआ होता है, नॉट जस्ट वंस बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे किसी बच्चे के साथ फिजिकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, और वो किसी बड़े सदमे से गुजरा हो या बहुत से सदमों से गुजरा हो, वो भी आगे जाके उनमें ये होता है कि वो कन्वर्जन या डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी से निकल के किसी और पर्सनालिटी में एंटर हो सकते हैं, बिल्कुल खामोश हो सकते हैं, या किसी और ज़बान में, किसी और लहजे में, या किसी और, अगर मर्द है तो औरत की आवाज़ में बात कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल जो है ना डिफरेंट, और उसी को फिर कई लोग समझते हैं कि ये जिन भूत का साया है, या इस पर कोई जो है ना जिन है, तो फिर वो दम कराने चले आते हैं, मौलाना के पास चले आते हैं, जबकि ये नफ्सियात का मसला है। बिल्कुल ठीक है। नफ्सियात के मसाइल हैं ये सारे, जो हम जिसको अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरह हम ट्रीट करवाते हैं या करने की कोशिश करते हैं, कतई इससे मामला जो है वो हल नहीं होता। एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग केस सामने है, मैंने अक्सर लोगों में ये देखा भी है कि बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ को इसलिए सेट असाइड करते हैं कि ये जी बचपन से शायद इसके साथ मामला है। एक जगह ये सवाल आया कि एक जो पेशेंट है, एक कोई शख्स जिसके बारे में सवाल किया गया है कि वो खुद से बातें करता है। अब ये खुद से बातें करना किस चीज़ की इंडिकेशन है? कोई ये स्टार्ट में तो ये बच्चे कर रहे होते हैं आपस में, वो नज़र आता है खुद से बात करता हुआ, लेकिन वो एक हैबिट डेवलप हो जाती है, तो फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस में देखा गया कि वो आइसोलेट हो जाते हैं और खुद ही से वो बातें कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर कोई काम दिया जाए तो बड़ा नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट ये चीज़ उनके अंदर है, ये किस तरफ निशानदेही कर रही है और क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है? जी। एक चीज़ होती है ट्रेट वर्सेस स्टेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? स्टेट वो है कि जैसे आप बड़े एज में हैं, ऑलरेडी यंग नहीं हैं, बहुत बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप समझ लें एडोलसेंस या टीन एज या फिर बड़ी एज में है, एडल्ट एज में, उसमें अगर अचानक से चेंज आता है कि वो इंसान ठीक ठाक था लेकिन अचानक से उसने खुद से बातें करना शुरू कर दी, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट इशू। और अगर बच्चा है और वो खुद से बातें कर रहा है और वो कभी कभी करता है वरना नॉर्मल बिहेव करता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट इशू है। होता ये है कि, और दोनों को मैं डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, कि बच्चा जब होता है और बच्चे के पास कोई साथी या दोस्त नहीं होता, वो माँ बाप उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, स्कूल जाता है, वापस आता है, मोबाइल में लग जाता है, स्क्रीनिंग टाइम उसका होता है, वो अपनी दिमाग में फैंटेसीज़ में एक दोस्त बना लेता है। ठीक है, उसको कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए होता है, उसका जो इमेजिनरी फ्रेंड है उससे वो बातें कर सकता है। ठीक है, तो ये इतना एबनॉर्मल नहीं है। ठीक, क्योंकि ये कई स्ट्रेटजीज से चेंज हो सकता है। कई तो फैंटेसीज में रहने वाले बच्चे होते हैं जिनके ख्यालात में फैंटेसीज होती हैं, वो खुद न खुद अपनी फैंटेसीज में इंजॉय करते हैं या वो रहना चाहते हैं। लेकिन बाद वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है यासिर, जहाँ पर थोड़ी बड़ी एज में आके एक चेंज नज़र आए, बच्चा जो है गुमसुम हो गया है, चुप हो गया है, मायूस लग रहा है, घबराहट बेचैनी में है, रात को नींद नहीं आ रही है, खाना उस तरह नहीं खा रहा जिस तरह से खाना चाहिए, एकेडमिक डिक्लाइन आया है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर रहा, टीचर से शिकायतें आ रही हैं। और वही बच्चा अगर खुद बातें कर रहा है, या बड़ा है इंसान जो खुद बातें कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये नफ्सियात का प्रॉब्लम है कोई मेजर? एवेल्यूशन कराने की ज़रूरत होती है, फिर देखने की ज़रूरत होती है कि क्या वो साइकोसिस है, क्या पता कि वो उसके अंदर वो हेलुसिनेशंस चल रही हों, वो किसी आवाज़ से बातें कर रहा हो जो कोई इसको मैसेजेस दे रही हों। अभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं, अभी कल जो मेरे पास परसों एक पेशेंट आई थी और उसने अपना हाथ जब उबलते हुए दूध के प्याले में डाल दिया। तो उससे पूछा गया क्यों भाई, ऐसा क्यों किया आपने? कहते आवाज़ आती थी मुझे, आवाज़ कहती तुम ये जो ना हाथ गर्म दूध में डाल दो, तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा और आवाज़ क्या कहती थी? तो कहेंगे आवाज़ कहती थी तुम गैस का सिलेंडर ऑन करो। तो मैंने कहा तुमने क्यों नहीं किया? कहेंगे इसलिए नहीं किया कि मेरे बच्चे मेरे पास थे तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा अगर बच्चे नहीं होते तो तुम कर लेती? कह हाँ मैं कर लेती। उससे दाखिल किया गया, अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है एज वी स्पीक। तो ये कमांड हेलुसिनेशंस कहलाती हैं। कमांड हेलुसिनेशन ये होती हैं कि आवाज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट जो इससे गुजर रहा होता है वो इन आवाज़ों पे अमल करता है। आवाज़ अगर कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम इस तीसरी मंजिल से छलांग लगा दो, वो छलांग भी लगा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ रिस्क ये होता है कि
दिखाना ज़रूरी है, मोस्ट लाइकली हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होती है क्योंकि आपको किसी की जान बचानी होती है या उन बच्चों की जान बचानी होती है जो माँ जिसका ख्याल रखी होती है, क्योंकि एग्जैक्टली। वो भी रिस्क में आ जाते हैं। तो अपने आप से बात करना जो है वो डेफिनेटली साइकोसिस है। एक और लड़की मेरे पास आती थी और अभी भी आती है, लेकिन शी इज़ मच बेटर। लास्ट 2.5 साल हो गए उसका इलाज करते हुए मुझे। जब वो आती थी तो वो भी यही करती थी कि अपने आप से बातें करती थी। फिर उससे पूछा गया तो वो कहती थी ये अड़ोस पड़ोस में जितने नेबर्स हैं मेरे दुश्मन हैं, मेरे खिलाफ हैं, घर वाले मेरे खिलाफ हैं। उसे भी कानों में आवाज़ें आती थी, इसलिए उस आवाज़ों से वो बातें करती थी। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ वो आवाज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल अब वो ठीक है। मेंटेनेंस डोज के लिए आती है, रिव्यू के लिए आती है। उसे पता है कि अगर मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी तो वो बिगड़ जाऊंगी, और ख़ास तौर से सपोर्ट उसकी सिस्टर है जो उसको हमेशा लेके आती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि दवाइयाँ किस तरह से इंसान की ज़िंदगी बदल देती है बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में। और वो ना सिर्फ ये आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इंसान खुद बातें नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है। वो अपने खुद पका भी रही है किचन में, अपना ख्याल भी रख रही है, टीचिंग करने भी जाती है, बच्चों को पढ़ाती भी है। अब वो उस लड़की से बिल्कुल बदल गई है जो गुमसुम में कोने में कमरे में बैठा करती आई थी, सी। जो कुछ नहीं करती थी सिवाय इसके, और डर और खौफ और परेशानी में बैठती थी कि अब मैं क्या करूँगी, ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है, खुश होता है, उसके ज़िंदगी में एक पर्पस आ जाता है। और दिस इज़ व्हाट वी डू बिल्कुल ठीक एज अ साइकाइट्रिस्ट, है। एग्जैक्टली। कि जब इंसान बेहतरी की तरफ आता है और एक पर्पस हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, और वो मायूसी से निकलता है, तो हमें भी उतनी खुशी होती है कि चलो कुछ फ़ायदा हुआ हमें बिल्कुल ठीक अपने है। काम करने का। बिल्कुल ठीक है। एंड दैट्स द बॉटम लाइन कि आप इससे कंडीशन से, इस स्टेट से बाहर आ सकते हैं। और ये बताने का मकसद यही है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ट्रीट किया जाता है, जिनकी काउंसलिंग होती है, और दवाओं के ज़रिए भी और बाज़ औक़ात बग़ैर दवाओं के भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक खातून की तरफ से भेजा गया है। वो ये कहती हैं कि ये चीज़ें रख के भूल जाना मेरा प्रॉब्लम है, बाकी मेरी मेमोरी सही काम कर रही है, बट ये क्यों हो रहा है। और इसकी वजह से वो कहती हैं कि एवरी टाइम जब ये हो रहा है तो मैं और ज़्यादा इसके बारे में सोचना शुरू कर रही हूँ, और ये चीज़ उतनी ज़्यादा जो है वो इस्टेब्लिश होती चली जा रही है। ऐसी स्टेट से कैसे बाहर आएंगे, ज़रा ये बताएं, क्या ये भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, और ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, जी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो एक तो ये उस खातून से मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत सौ में से एक हैं, आप अकेली नहीं हैं। जी। जी। हर तीसरा पेशेंट मेरे पास आता है वो तकरीबन यही शिकायत करता है कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, चीज़ें रख के भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती कि मैंने कहाँ चीज़ बिल्कुल रखी ठीक है। है। होता ये है कि हमारी मेमोरी जो है ना, हमारी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में जिस तरह से हम रहते हैं उस पर बहुत डिपेंड करती है। अगर आप अपने ख्यालों में हैं और आप पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं, क्योंकि होता है कि अगर आप अभी मेरे सामने बैठे भी हैं ना, तो कोई पता नहीं कि आपका ध्यान अचानक से चले आए कि यार मैंने पिछले प्रोग्राम में क्या बातें की थी या मैं क्या कह रहा था, आप अपने ख्याल में चले गए, या फ्यूचर के बारे में परेशान हो गए, यार नेक्स्ट कुछ सेशंस के बाद तो मुझे इस पे ये बात करनी है, बड़ा पॉलिटिशियन आने वाला है, कोई है जिसको मैं इंटरव्यू करूँगा। तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट से किसी और पोजीशन में चले जाते हैं। उस टाइम के दौरान अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो चांसेस है कि वो आप भूल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेमोरी जो है ना वो इस तरह होती है कि आपने कोई चीज़ कहीं रखी है, उस वक्त आप अलर्ट हैं, प्रेजेंट में ही हैं, आपको पता है मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, जी। आप नहीं भूलेंगे। तो एग्जैक्टली। चांसेस ये बहुत हैं कि वो सोचती ज़्यादा हैं, ओवर थिंक करती हैं। ओवर थिंक करती हैं तो प्रेजेंट से निकल के किसी और जगह इनकी सोचे जाती हैं। जब सोचे जाएंगी कहीं और तो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होगी, पुअर कंसंट्रेशन होगी, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है। जब रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी सही नहीं होती तो रिकॉल आप नहीं कर सकते मेमोरी। तो एंड ऑफ द डे उसका डोमिनो इफेक्ट आता है उस पर कि आपको याद ही नहीं रहेगा आपने वो चीज़ कहाँ रखी है। बिल्कुल ठीक तो है। उसका तरीका ये है कि जब भी आप कोई काम करें आप ट्राई करें कि वो आप अलर्ट रह के प्रेजेंट में करें। एवेल्यूशन ज़रूर कराएं कि आप पता कुछ ऐसी एंजाइटी इश्यूज़ हों या ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ हों या पास के कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हों या जी। परेशानियां हों जो कि साइकोथेरेपी से सही हो सकती हैं, और और ये प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। किया जा सकता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और भी एक प्रॉब्लम है, लोगों के नाम याद रखना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बड़ी एम्बैरेसिंग एक मोमेंट होता है या सिचुएशन होती है जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं, आपको पता होता है कॉलर है,
कॉलर को शामिल करते हैं, भावलपुर से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं भावलपुर से आतिफ बात कर रहा हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग अब परेशानी की हालत में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हाँ मतलब जब सोचने लग जाते हैं तो उसमें अपने जो काम होते हैं वो भी उनके खराब हो जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक इस है, बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप प्लीज? भी उसका शिकार हैं। जी मुझे लग रहा है आपकी आवाज सुन के। चले मैं भी आती हूँ इसके बारे में पूछ रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, मैं आवाज़ ओवर थिंकिंग का शिकार है वो, कहते हैं ओवर कुछ थिंकिंग ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो फिर काम मुतासिर होना शुरू हो मुतासिर जाता होना है। शुरू जब हो उन्होंने जाता स्टार्ट लिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बोलते बोलते रुक गए एकदम, तो मैंने इसीलिए पूछा। जी डॉक्टर सही। साहब प्लीज। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई थिंक अब तो मेरे ख्याल में 90% 85% पॉपुलेशन पाकिस्तान की ओवर थिंकिंग का शिकार होती जा रही है। ओवर थिंकिंग जो है वो अगेन रिलेट करती है कि हमारी सोचें प्रेजेंट में नहीं हैं। अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं, अभी मुझे पता है कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या स्मेल कर रहा हूँ, आसपास ब्रीज कैसी है, हवा कैसी है, मुझे क्या नज़र आ रहा है, एग्जैक्टली। क्या रंग है आसपास, बोतल कहाँ पड़ी हुई है, तो यू आर इन प्रेजेंट। लेकिन जब आपकी सोचें ऑटोमेटिकली फ्यूचर की तरफ जाएंगी, आप एप्रीहेंसिव होंगे, यार कल बिल भरना है, आखिरी तारीख आ गई है, ये पेट्रोल के पैसे कैसे मैं पूरे करूँगा, घर का किराया, ये वो, परेशानी की सोचे, एप्रीहेंशन। तो यही है कि आपके फ्यूचर के बारे में इनसिक्योरिटीज़ हैं, परेशानियां हैं, या फिर पास्ट के कोई गिल्ट या ऐसी नेगेटिव थॉट्स, तो वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं। और ये चीज़ें ज़्यादातर जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि रात के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पे जब बिजी होते हैं ना, जी तो आपका टाइम में आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता ओवर थिंकिंग का। फिर आप कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं, कभी फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जब आप रात को लेटने जाते हैं और जब आपके आसपास कोई नहीं होता और आप आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब ये ओवर थिंकिंग आपको तंग करती है। तंग करती तब आपकी थॉट्स में हजार तरह की सोचें आ रही होती हैं, तेज चल रही होती हैं। अच्छा, एक वजह स्क्रीन टाइम भी है, क्योंकि स्क्रीन टाइम का मसला है कि जब आप वैसे तो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आप रात को जब लेटते हैं तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। कभी आप फेसबुक पे चले या किसी भी उस पे चले आते हैं, मीडिया पे, और वो जब ब्राइट लाइट के साथ जो स्क्रीन की लाइट आपकी आंखों में आ रही होती है, प्लस वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, वो भी आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ाती है फिर, और मज़ीद जो है ना वो डिफ़िकल्ट बना देती है कि आप सोएं। और इसी वजह से आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है कि लोगों को सोने में मुश्किल हो रही है। वो फिर देर तक लेटे रहते हैं लेकिन सोते नहीं हैं। एग्जैक्टली। तो ओवर थिंकिंग का डेफिनेटली इलाज है, बहुत साइकोथेरेपी के थ्रू और दवाइयों के थ्रू। लेकिन ये कि पहले तो स्लीप हाइजीन है, या फिर ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको रिलैक्स करें, काम करें, आपकी एप्रीहेंशंस को कम करें, एंजाइटी इनसिक्योरिटीज़ को कम करें, पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, और आपको प्रेजेंट में रहना सिखाएं। प्रेजेंट में रहते हो आप रिलैक्स फील करें, इंजॉय करें प्रेजेंट को, और फिर भी अगर वो मसला हल ना हो तो मेडिकेशन कैन हेल्प। बिल्कुल ठीक है, फिर लेकिन वो भी डॉक्टर से मशवरे के बाद फिर ये ऑप्शन जो है वो इख्तियार करने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म के, हमेशा इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स और इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करना। और लोग कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे रात के औकात में। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि रात में ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ स्टिमुलेंट्स लेते हैं, मुख्तलिफ एंटी डिप्रेसेंट्स और इस तरह की चीज़ें लेते हैं जो हाईली एडिक्टिव होती हैं, और उसके बाद फिर उसको जो है वो गेट विट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है, इसमें नज़र रखें। बड़ी एज के लोगों के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं। अब एक हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि फ़ादर जो हैं उनको कन्विंस करना एक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए, और मेरा ख्याल है किसी सर्जरी के लिए, लेकिन वो फेयर बहुत ज़्यादा है। वो इतना ग्रो कर गया है कि वो कहते हैं कि जी कुछ भी हो जाए ट्रीटमेंट को जो है वो नहीं परस्यू करूँगा। अब उनको कन्विंस करना ये एक बड़ा मुश्किल है। इसी तरह और भी अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू हो जाता है, अगर इसको देखें तो ट्रीटमेंट की तरफ लाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी आपने कहा यंगस्टर्स को, जैसे हम पिछली प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एस्कॉर्ट करते हैं, लेकर आते हैं, लेकिन फिर बड़ी उम्र के लोगों को कन्विंस करना या उनके माइंड को चेंज करना, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। कैसे किया जा सकता है इनको ट्रीट? इस डिपेंड कि सर्जरी का लेवल क्या है, क्या वो प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, क्या सर्जरी के बगैर कुछ ऑल्टरनेट कंजर्वेटिव अप्रोच है जो कि कंसिडर की जा सकती है।
क्या वो इरेशनल थिंकिंग है और फियर है जो उस इंसान को उस फैसले करने पे वो नहीं कर पा रहा वो। तो बेसिकली इसके मल्टीपल आंसर्स हैं और डिपेंड कि वो किस पोजीशन पे है, वो किस स्टेज पे है। अच्छा, अगर इंसान बूढ़ा है और अगर प्रॉब्लम बड़ी नहीं है और अगर वो फैसला, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो एक डिसीजन ले सके, तो पहले तो एक साइकियाट्रिस्ट का काम है उसकी कैपेसिटी को असेस करना। ठीक। ठीक है ना। उससे ये, उसमें मेन सवाल जो पूछे जाते हैं वो ये है कि क्या उसको अंदाज़ा है कि बीमारी क्या है, उसको अंदाज़ा ये है कि अगर इलाज किया जाए तो कितनी बेहतरी आ सकती है, क्या उसको अंदाज़ा ये है कि उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जब वो मना कर रहा है तो उसमें डेथ भी हो सकती है, और वो उसके साथ कोई और बीमारी, मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। अच्छा, फियर भी जो है ना, इट कैन बी पार्ट ऑफ एंजाइटी और कैन बी पार्ट ऑफ साइकोसिस और मैनी अदर साइकेट्रिक इलनेस। तो अगर माइनर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे वो मेजर डिप्रेशन में है, उसकी जजमेंट इम्पेयर्ड है, उसकी डिसीजन की लेने की सलाहियत या एबिलिटी जो है वो सही नहीं है, तो देन आफ्टर असेसमेंट बाय ए साइकाइट्रिस्ट उसके कंसेंट के बगैर भी वो ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है ना। इसलिए कि वो आप कह देता है एक साइकाइट्रिस्ट के इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सही फैसला करने के काबिल है। राइट। लेकिन अगर वो इसका सही फैसला कर सकता है और प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो फिर उसके पास पूरा हक है कि वो फैसला करे और अपनी सर्जरी को मना कर दे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, देख भी रहे होंगे इस वक्त। और तो यहाँ ये पर सेम अप्लाइज टू, जो मैं जो बाहर था तो जब एक बूढ़ा इंसान है, उसकी जब कैपेसिटी होती है कि वो फाइनेंसेस कैसे मैनेज करे, जी, उस पर भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है जी। देखें, और बहुत सारे लोग जो बड़ी उम्र के ही वो देख रहे हैं, ख़ासतौर पे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं डेवलप, और ख़ासतौर पे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है ना, वो डेमेंशिया के हवाले से आता है, और उस पे ही लोग जो है वो ज़्यादा मेरे ख्याल में इसका शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में सवाल कर रहे हैं। तो बार बार हमें इसको दोहराने की, इसीलिए हम इसको दोहरा भी देते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। डॉक्टर साहब, अब ये बड़ा इशू है, जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं उसमें जब देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है। अच्छा, पहले ये हो रहा था कि एक सर्टन एज पे जाकर हमारे अब 50 या 60 वो ये आया करते थे, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि जो उससे कम है एज ब्रैकेट में, जो 40 और इससे अबव हैं, उनके अंदर अब ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है, क्यों ये चीज़ इतनी तेज़ी से ग्रो करती जा रही है? किस बात पे? डिमेंशिया के डिमेंशिया के हवाले हवाले से, से कह रहे हैं, यस। मेमोरी प्रॉब्लम्स। ये तो डेफिनेट आप सही कह रहे हैं बिल्कुल जी, कि मेमोरी प्रॉब्लम्स कॉल अब है, जो है ना यंगर एज में भी बहुत कॉमन हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, एक कश्मीर से कॉल आ रही अच्छा, है, उनको शामिल हाँ कर जी, लेते हाँ। हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जावेद बात कर रहा हूँ सर, कश्मीर से। जी जी, फरमाइए, क्या पूछेंगे? ये प्रोग्राम देख रहा था आपका, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, बहुत अच्छे लोग शुक्रिया। बिठाते हैं आप, रेगुलर देखता हूँ। एक्चुअली मेरे भाई है छोटे हैं, तो आपका शायद अभी नफसियाती डॉक्टर बैठे हुए हैं, जी जी। उनकी प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं आती, चलते फिरते वो गिरता है, बड़ी परेशानी है, बड़े मसले है, मारता है बच्चों को। उम्र कितनी हो गई? उम्र उसकी है कोई 35 ईयर्स होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। इसके बारे में थोड़ा अगर आप इनसे भी जानकारी कर दें तो। ओके ओके, अभी आपको इसका जवाब देते हैं, ठीक है जी। थैंक थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। भाई हमारे देख रहे थे और आज उन्होंने देखें कॉल भी की, हिम्मत करके वो भाई के हवाले से अपना पूछना चाह रहे हैं। काफ़ी इस तरह के केसेस पाए जाते हैं, ये एंगर के और हाइपर एग्रेशन के। अब इसका जवाब पहले दे दें, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। एंगर इसी तरह है साइकाट्री में, जैसे मेडिकल टर्म में बुखार। ठीक है। ठीक है ना। अगर मुझे होता है कोई कि यार एक इंसान है उसको बुखार है, तो उसकी Exactly. क्या वजह हो सकती है? अब उसकी वजह हज़ारों हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। एंगर भी एक सुपरफिशियल लेवल पे एक इमोशन है जो कि बहुत सी बीमारियों को इंडिकेट कर सकता ठीक है। है। दूसरा, नींद ना आना, इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम विच कैन बी पार्ट ऑफ मैनी साइकेट्रिक इलनेस। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 80% पेशेंट जो मेरे आते हैं, 70 से 80% पेशेंट, उनमें ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि होता है कि अगर डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं तो डिप्रेशन के साथ चिड़चिड़ापन बहुत कॉमन है। जी। साथ में गुस्सा कर देना बड़ा कॉमन है। नींद का ना आना बड़ा कॉमन है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी ये बड़ा मसला है कि इरिटेबिलिटी है,
जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, नींद नहीं आती। साइकोसिस में भी यही है कि अगर वो पागलपन की तरफ जा रहा है तब भी ये मसला हो सकता है। ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में कोई नशा कर रहा है, उसमें ये है कि इमोशंस बड़े हो जाते हैं, चर्च का यूज़ है या और कोई ड्रग्स है, उसके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ एंगर मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं जिसमें एंगर इश्यूज हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है विद मूड स्विंग्स। एंगर का थ्रेशोल्ड बहुत लो होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बड़े जल्दी आ जाते हैं। फिर बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस को ले लें, उसमें अचानक से मूड चेंज हो जाता है। उसमें भी यही है कि या तो बहुत खुश है तो बहुत खुश है, पैसे उड़ा रहा है, लोगों से बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है, अचानक से या तो डिप्रेशन में चले जाता है, अचानक से गुस्सा करना शुरू कर देता है और बड़े जज्बाती फैसले करता है इंसान। तो कहने का मकसद ये है कि मैं तो बहुत लाइन से शुरू हो जाऊंगा और तकरीबन 70% साइकेट्रिक इलनेसेस का वो कर लूँगा, लेकिन दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके लिए रियली प्रॉपर एवेल्यूएशन की ज़रूरत है बाय अ साइकाइट्रिस्ट, और फिर देखने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। बिल्कुल ठीक तो है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भाई हमारे जो कॉल कर रहे थे अभी, उनको ये बता दें इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसका भी हमें इल्म नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वो कोई नशे का भी आदी हो सकता है। अब डॉक्टर का काम ये होता है कि वो इस सारी चीज़ों को जो है जांचने की कोशिश करता है। मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। फिर वो जब इस चीज़ तक पहुँच जाएगा कि इसकी वजह क्या है, ये जो गुस्सा जिसका भी आपने तस्करा किया है, वो पेशेंट से सवाल करने के बाद जो है वो पता चल सकता है। और हो सकता है कि कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम में हो जिसका तस्करा ना कर पा रहा हो और यही वजह बन रहा हो, तो उसको पहले समझने की ज़रूरत। तो ऐसे केसेस में होता ही है कि जब तक आप जैसे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से पूछते हैं ना, तो आपको बता दिया जाता है कि ये परहेज़ कर लें, उससे बेहतरी आएगी और फिर डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन यहाँ पर आप जब तक आप नफ्सियात के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उन तमाम चीज़ों का जायज़ा नहीं लेगा कि इसकी वजह क्या है, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। अगर मज़ीद रब्ता करना चाहते हैं ना, डॉक्टर साहब का ऊपर नंबर जो है वो, डॉक्टर साहब जो है वो वीडियो कॉल के ज़रिए भी उनको देखते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं जो कराची से बाहर हैं, वीडियो कॉल पे जो है वो रब्ता करेंगे, तो फिर डॉक्टर साहब जो है उनको मज़ीद चीज़ें बताएंगे और ऐसे केसेस के बारे में जो उनसे बात भी की जा सकती है। तो इस सिलसिला जारी रखते हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी बड़े आम मामलात पर, नफ्सियात के हवाले से मसाइल पर, और डॉक्टर साहब इसका जवाब दे रहे थे कि कौन कौन से मरीज़ हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है। वैसे तो हर तरह के मरीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना होगा। जैसा भी हमारे भाई ने कश्मीर से कॉल किया, आज़ाद कश्मीर से, और वो बता रहे थे कि उनके भाई के साथ कोई मसला है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या करें कि हम इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ सके हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने ये भी देखा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर और यंग जो नौजवान लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ लोग इसलिए डॉक्टर को अवॉइड कर रहे हैं कि शायद अगर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, या पता नहीं उनका रिश्ता होगा या नहीं होगा। एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसको ज़रा समझ लीजिए। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसलिए ज़ोर देता हूँ कि ये बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उनको लेकर गए डॉक्टर के पास, और जब उनका इलाज कराया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए 100%, और आज तक बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर यही सोच कर नहीं जाएंगे कि लोगों ने क्या सोचना है, आया इसका रिश्ता होगा या नहीं होगा, बात बाहर चली जाएगी, वो सोचेंगे कि इसके साथ नफ्सियात का मसला है, ना जाने क्या कुछ होगा, तो इससे बेहतर ये है कि डॉक्टर को दिखा ही दिया जाए और रिस्क ले ही लिया जाए। क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस, बल्कि 100% इम्कानात हैं कि आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। वो बच्ची अगर किसी नफ्सियात के मसले का शिकार है तो वो ठीक हो जाएगी, और अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगी तो इससे कहीं बेहतर है कि आप इस चीज़ को जो है वो छुपा कर रखें, और बाद में जब उसकी शादी हो जाए तो वो फिर किसी बड़े मसले में फंस जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे केसेस तो इसलिए भी सामने नहीं आ रहा है कि वो कहते हैं कि जी लड़के का मामला तो शायद किसी हद तक ठीक हो, लड़की के केस में बेचारी वो फंस जाती है कि वो जी उसका रिश्ता नहीं हो सकेगा। आपके पास कितने ऐसे केसेस आए हैं, और आपने जब ठीक किया तो उसमें क्या नतीजा निकला? मैं चाहूँगा ज़रा बताइए ताकि लोगों को पता चले कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आपने सही कहा। यहाँ से मेरे साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है
उसमें ज़्यादा केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने दिखाया नहीं, मसला रहा, उन्होंने छुपाया शादी से पहले, शादी के बाद तो पता चल जाता है कि लड़की को कोई प्रॉब्लम है, और फिर मसला जो है ना तलाक या सेपरेशन या डिवोर्स पे चले आता है। वहाँ पे ये भी बड़ा मसला होता है कि एक बच्चा हो गया है, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद जब ये मसला होता है तो फिर लड़की माँ बाप के पास पहुँच जाती है बच्चों के साथ या बच्चों के बगैर। फिर ये कि उनकी शादी वापस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि आप डिवोर्स्ड हो गए या कोई वजह थी। मेरा मशवरा लोगों को ये होता है, पहली बात कि कोई भी बीमारी हो, ख़ास तौर पे नफ्सियाती और दिमाग के हवाले से, इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा अपने लिए, अगर शादी के पर्पस नहीं, खुद की इंसान को खुश रहना है, नॉर्मल रहना है, नॉर्मल फ़ैसले करने हैं, ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि दिमाग नॉर्मल और स्टेबल हो। पहली बात। दूसरा है कि जब ये दिखा के और मसला छोटा होता है ना जब, तो उसको ट्रीट करना भी आसान होता है। जितना अरसे ये कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता है। अगर शादी से पहले इलाज करा लिया जाए तो शादी भी कामयाब होगी, और रिश्ते भी बेहतर होंगे, बच्चों को संभाल भी, आने वाली जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं शादी के बाद, कम नहीं होती, तो वो उस काबिल होती है कि वो जिम्मेदारियों को उठा ले, संभाल ले। और ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी बीवी के लिए, क्योंकि वहाँ वो मल्टीपल रिश्ते बना रही होती है, सिर्फ शौहर से नहीं, शौहर के साथ जो दूसरे एसोसिएटेड लोग हैं उनके साथ भी उसका रिश्ता बनता चला जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लड़की नॉर्मल हो तो शादी की जाए जी। तीसरा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है और ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, जैसे मिर्गी का मसला है या जो ठीक नहीं होगा, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रांसपेरेंट हो के बता दें। ये बाद में बात छुपती नहीं है, पता चल जाती है, और जब पता चलती है तो फिर जाके अगर रिलेशनशिप ख़राब हों और मसले ख़राब हों तो उसको डील करना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेहतर है कि आप ट्रीटमेंट को जो है वो परसू करें और नफ्सियात के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ये उससे कहीं बेहतर है कि जो ये तासुर ये दिया जाता है कि जी बाद में। अच्छा, एक और भी चीज़ है, मैं डॉक्टर साहब इससे जुड़ा एक और भी क्वेश्चन है सामने रख देता हूँ। अक्सर लोगों से जब बात ये की जाती है वो कहते हैं जी शादी के बाद सारे मसले हल हो जाएंगे, शायद नफ्सियात का मसला भी हल हो जाएगा, ऐसा कुछ है? शादी के बाद तो मसले शुरू होते हैं मुझसे हल कहाँ होते हैं जी, कौन जानता होगा जी। तो हल हो जाते हैं माँ बाप के शायद, इसलिए कहते हैं चलो बेटी की शादी उनका मसला हल हो गया, चलो गई अपने घर, शुक्र है। बात ये कि लड़की तो बेचारी को तो आपने एक ऐसे गहरे पानी में फेंक दिया जहाँ उसको तैरना या डूबना है। एग्जैक्टली। तो मसला है अगर वो वैसे ही तैरना के काबिल नहीं है तो आपने डूबने के लिए फेंकना है उसको। ठीक है। तो आप सोच समझ के फैसला करें। और ये कहना कि शादी के बाद मसला हल हो जाना, आई थिंक सबसे गलत स्टेटमेंट है जी। बहुत गलत स्टेटमेंट है। शादी के बाद जो मसले आते हैं उसको डील करने के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है। मेंटल हेल्थ का सही मैं तो कहता हूँ जो नॉर्मल भी हैं, जो नॉर्मल इंसान जिनको नफ्सियात का मसला नहीं है, उनको भी शादी के लिए ज़रूरत है कि प्रिपेयर हों। उनको पता है कि होना चाहिए कि शादी के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां आएंगी, किस तरह से ज़िंदगी डिफरेंट हो जाएंगी, और बच्चे जब होंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारियां और मज़ीद बढ़ जाएंगी। मेरे साथ एक साइकोलॉजिस्ट काम करता था ऑस्ट्रेलिया में जी। वो बड़ा हंसता था। वो कहता था यार शफीक एक बात मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा क्या? कहता है यार यहाँ ड्राइविंग भी जो करता है ना इंसान, तो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है ना, तो कहता है यार ये शादी करते हैं वो क्यों लाइसेंस नहीं लेते? ये तो बहुत बड़ा है मसला, फैसला है रिलेशनशिप, पूरी जिंदगी भर की रिलेशनशिप में। ये नहीं कि बच्चे होंगे तो क्या होगा, उनको आप ट्रेन नहीं करते। हर पेरेंट्स को पेरेंट बनने से पहले लाइसेंस लेने की जरूरत है, ताकि उसको पता है कि बच्चों का ब्रॉटअप कैसे करें। और मैं समझता हूँ बड़ी फैक्ट है इसमें, बहुत सच्चाई है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे, अपने बच्चों को नॉर्मल तरीके से ब्रॉटअप करेंगे, तो बहुत सी फ्यूचर की आने वाली नफ्सियाती बीमारियां कम हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रिवेंशन पे काम करें कि फ्यूचर में नफ्सियात की बीमारियां कम से कम हो, हमारी फ्यूचर की सोसाइटी दिमागी तौर पे सेहतमंद हो, और हम अच्छी सोसाइटी को ब्रॉटअप करें, तो हमारे फ्यूचर की जनरेशन क्या है? बच्चे ही हैं। जब माँ बाप को बच्चों को पालना नहीं आएगा ना, और वो निगलेक्ट करेंगे बच्चों को, छोड़ देंगे, सोचेंगे हमने स्कूल में, जब बच्चे स्कूल में डाल दिया बस यही काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छी तरबियत देना क्या होती है, बच्चों के साथ टाइम गुजारना क्या होता है, जो माँ बाप आपस में बातें कर रहे होते हैं, बच्चे कितने एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, कितना सुन रहे होते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें समझाना समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ हर शादीशुदा जोड़े को शादी करने से पहले
एक सेशन लेना, एक कम से कम 1 से 3 सेशंस लेने चाहिए बिल्कुल सही। कि शादी के बाद किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है, वेरी गुड। पेरेंट बनना क्या चीज़ होती है, बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद से कॉलर आ गए, एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यासर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम बस देखते रहते हैं। बहुत इस्लामाबाद में शुक्रिया। हमारे मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। चलें, खुदा का शुक्र है, मौसम तो अच्छा हुआ है इधर। फॉग वॉग तो नहीं है अभी उधर? नहीं नहीं है, कल थी, स्मोक थी, हाँ, थोड़ी कल सी मैंने 290 सुना में जरा थी। कुछ था चक्कर। चलें, अल्लाह मगर खैर लाहौर करेगा। में ज्यादा, इस्लामाबाद में इतनी ज्यादा नहीं। जी 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 जी, चलें, सवाल पूछे, सवाल क्या पूछना चाहेंगे? जी अच्छा, डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये कुछ हम लोगों को कहते हैं, जब वो बातचीत करते हैं कुछ कहते हैं भाई ये नफ्सियाती हो गया, ये नफ्सियाती हो गया। इसका 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 जरा थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि क्यों कहते हैं हम इस तरह से, क्यों कहते हैं किसी को, जरा थोड़ा सा दाएं बाएं की बात करता है, अब बिल्कुल उसे ठीक कहते है। हैं नफ्सियाती हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं भी अभी बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया भाई, हमारे इस्लामाबाद से कॉल कर रहे थे। अब ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है हमारे यहाँ, जो होते हैं ना, क्रिटिकल थिंकर होते हैं, ज़्यादा सोच बड़ी होती है, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सवाल उठा रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है किसी ऐसे सब्जेक्ट पे बात करना भी, लेकिन जब वो करते हैं ना तो यही वाली स्टेटमेंट दी जाती है कि इन्हें नफ्सियाती हो गया। अब बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक स्टेटमेंट है जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, पागल हो गया, नफ्सियाती हो गया, ऐसे ऐसे ही कहते हैं। होता भी यही है ना कि किसी न किसी पॉइंट पे कोई ना कोई इंसान इस तरह रिएक्ट करता है थोड़ी देर के लिए, अचानक से गुस्सा आ जाए, गुस्से में बातें कर रहा है, कभी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कभी भूलने लगता है, जैसे आपने कहा। जी जी तो लोगों का आमतौर पर कहते हैं यार ये नफ्सियाती हो गया, बिल्कुल क्या जी गुस्सा जी, कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ऐसे ही। पागल हो गया। तो ये तो, लेकिन बात ये है कि अगेन इट्स अबाउट ट्रेट एंड स्टेट, जो मैं लोगों को समझाता हूँ कि नफ्सियात के जो एक्चुअल मसले हैं ना, वो कंसिस्टेंट हैं, वो ये आते जाते नहीं हैं। अगर थोड़ी देर के लिए एक एपिसोडिक कुछ हो गया कि अचानक से मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, या बॉस के साथ किसी उसकी लड़ाई हो गई, या किसी के साथ उसकी बंद नहीं रही काम के साथ, उसी के साथ उसके झगड़े चल रहे हैं, कहने यार ये तो नफ्सियाती है। जी बात ये कि ओवरऑल देखना ये चाहिए और देखना ये पड़ता है कि उसका ओवरऑल बिहेवियर, उसकी ओवरऑल थॉट्स, उसके ओवरऑल इमोशंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं कि नहीं हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, फैसले कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी मेमोरी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे हो रही है कि ऑनगोइंग इशू चल रहा है। तो ये बात है कि किसी को नफ्सियाती लेबल करना वो एक बड़ा स्टेटमेंट है, और ये इसको इतने आराम से करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक और कॉलर है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर भाई कैसे ओ हैं? या प्लीज। भाई जुमेरात ये जुमेरात मैं इंतजार करता हूँ कि ये प्रोग्राम देखूं। जी जी। और डॉक्टर साहब से मेरा, डॉक्टर साहब को सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहली तो बड़ी बात है यासिर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे पेशेंट को इनके पास ले गए थे, माशाल्लाह वो इत्तेफाक से भी मेरे पास आई हुई थी, तो कहने लगी बहुत अच्छा माशाल्लाह ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने दिया है, और इतनी रिलीफ मिला है कि इतने अरसे में कभी नहीं मिला। तो ये डॉक्टर साहब का थैंक यू फॉर दैट थिंग। और देखिए अभी डॉक्टर ने बात की ना यासिर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम शादियों में पैसा लगाते हैं किस चीज पे, कपड़ों पे, खाने पे, सब चीज पे, लेकिन अब किरदार शादी पे कोई पैसा नहीं लगाते, कोई तवज्जो नहीं देते। असल में बात यह है कि जो आजकल पेरेंटिंग, डॉक्टर साहब से तो सवाल ही कि पेरेंटिंग, पहले तो पेरेंटिंग कोई ऐसी चीज नहीं होती, पेरेंटिंग तो नेचुरल हो जाती थी, क्योंकि आजकल जमाना एडवांस है। तो व्हाट यू मीन बाय दैट पेरेंटिंग स्किल्स, ये क्यों लेना जरूरी है? और दूसरी बात है कि अगर आप, मैं जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र डॉक्टर पता है 62 नाउ, लेकिन मैंने जो चीज रखी, मैं अपडेट रहता हूँ और उसी जमाने के हिसाब से बच्चों को लेके चल रहा हूँ। मैं 1965 इंप्लीमेंट नहीं करता उनके पास। तो इस बारे में कुछ फरमाइएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो पेरेंटिंग के हवाले से या ने क्वेश्चन किया जिसके ऊपर अभी हमारी बात हुई कि ज़रूरी है, उसके ऊपर तो बात हो गई है। दूसरा एक और अभी या ने जो निशानदेही की थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कर दें। देखिए इंसान जो है मैं समझता हूँ जैसे एक आम जानवर है, क्या हम उसे सिखाते हैं कि उसे पेरेंटिंग कैसे करनी है? परिंदा है, घोंसला बनाया, बच्चों को ब्रॉटअप किया, उड़ाना सिखा दिया, वो उड़ गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और मैं समझता हूँ कि हम पिछले चले जाएं स्टोन एज में, या फिर उसके बाद जैसे जैसे इंसान ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज बदला है,
जितना बदलता गया है ना, जितनी उसने तरक्की की है, उतनी कंटेमिनेशन बढ़ी है पेरेंटिंग के हवाले से। क्योंकि पेरेंटिंग है क्या, वो एक अनकंडीशनल लव है, एक तरबियत है, बच्चों को पैम्पर करके रखना माँ का क्या फ़र्ज़ है, बाप का क्या फ़र्ज़ है, वो एक अंदर से पता होता है एक पेरेंट को। सही, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल होनी ठीक है, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि जहाँ हमारी सोसाइटी पिछले 70-80 सालों में या 100 सालों में चेंज हुई हैं। गाड़ियाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जहाज़ नहीं थे, इंटरनेट और ये स्मार्टफोन्स तो अभी आए हैं, लेकिन अगर आप 100-150 साल पहले देख लें तो क्या था, एग्जैक्टली। इन्वेंशंस अभी सब शुरू हुई हैं। तो हम इंसानों ने जो पिछले 200 सालों में चेंजेस देखे हैं, वो शायद पिछले जब से इंसान बने हैं कभी नहीं देखे नहीं होंगे। देखे होंगे। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आती जा रही हैं ना, और इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, कहता है यार मुझे कमाना इसलिए कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी जमा कर लूँ, वो भी जमा कर लूँ। तो हो ये रहा है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली पेरेंटिंग पे पड़ता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चाहे भागेंगे दौड़ेंगे, आप देख लें, सिर्फ हमारे अपने माँ बाप को या अपने दादा दादी को भी देख लें, तो वो घर में सुकून से बैठते थे, ना फ़ोन होते थे, एक लैंडलाइन बड़ी लग गई तो लग गई, वरना एग्जैक्टली। एक टीवी मुश्किल से घर में था, और 5 बिल्कुल घंटे ठीक है, 4 घंटे की नशरियात होती थी तो होती उसी थी। में देखकर और उससे उसको पहले भी देख लें तो कुछ नहीं था। माँ बाप थे और बच्चे थे। बाप ले आता था, रूखी सूखी भी खा लेते थे, लेकिन माँ पूरा टाइम देती थी बच्चों को। वो अपने माँ बाप से सीखते थे, उसको आगे फॉरवर्ड करते थे, तरबियत को, बच्चों को अच्छा बुरा सिखाते थे, प्यार करते थे, अनकंडीशनल प्यार करते थे। बिल्कुल सही। अब तो जो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, वो पैसों के पीछे दौड़ लगी हुई है। इवन बच्चे माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं और टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो कहते हैं यार हमारे अपने लिए टाइम पूरा नहीं हो रहा, तो अपने माँ बाप को क्या पूछेंगे। क्या पूछेंगे। तो ये चीज़ें सब सिखाने वाली तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब आप एक बच्चे से बात करते हैं जो शादी करने जा रहा है, आप कम से कम, क्योंकि उसने अपनी सोशल लाइफ में देखा ही किया, आजकल के टीनेजर ने वो देखा है कि जब से वो पैदा हुआ एक स्मार्टफोन था, उसका दोस्त भी स्मार्टफोन था, उसके दोस्त गिने चुने थे उंगलियों पे जिससे वो मिलता था, और ये इसी दौड़ में लगा हुआ है कि मैं कितना कैरियर बनाऊंगा, कितने पैसे कमा लूंगा, क्या कर लूंगा। और आगे भी उसको पता है उसकी बीवी भी काम करने वाली है, उसका ये काम होगा, मेरा ये काम होगा, इतने पैसे जमा कर लेंगे, इतने अरसे तक बच्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे कैरियर पे कितना इफेक्ट डालता है। इस तरह के कई फैमिलीज से मैं मिला हूँ जो बाद में रोते हैं कि अब हमारा बच्चा नहीं हो सकता इसलिए कि हमने पहले ये फैसला नहीं किया। एग्जैक्टली। तो बात समझाने की नहीं है, लेकिन बात अब इस लेवल पे आ गई है कि वो शायद अब इस एज के यंगस्टर्स इस बातों को इतना नहीं समझ पाते, ना उनके माँ बाप के पास इतना टाइम था कि वो बैठ के बता सके अपने बच्चों को। तो ये चीज़ें अब अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच रही हैं। बिल्कुल ठीक और है। जब पहुंचती हैं तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन के पहुंचती है, और जब एक कॉन्फ्लिक्ट और इशू बन के पहुंचती है तो उसे रिजॉल्व करना उनका काम हो जाता है। तो शायद ये काम हमारा होता ही नहीं है अगर ये तरबियत सही से की जाती। एग्जैक्टली। लेकिन फिर ये मसला बन जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है क्या चीज़ है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद वो तमाम चीज़ें भूल चुके हैं, और यही वजह है कि फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आ रहे हैं। वेल जी, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें तफसील से जो इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। आज बड़ा अच्छा सिलसिला रहा, और खुदा का शुक्र है कि लोग कॉल भी कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो आपकी हेसिटेशन है इसको ख़त्म कीजिए, सवाल ज़रूर कीजिए। और अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ बड़ा मायूब समझा जाता है। कोई नफ्सियात का अगर कोई मसला हो तो डॉक्टर के पास जाना, उनसे सवाल करना, और ये उतार चढ़ाव आता रहता है ज़िंदगी में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसका शिकार ना हो, या मखसूस उम्र में जाके ही ये मसाइल हों। किसी भी उम्र में इंसान को ये जो मसाइल हैं इसका वो शिकार हो सकता है। तो जनाब, इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रहेगी, और जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात का सिलसिला है इसको जारी रखिए, और हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाते रहें और उनसे जो इस बारे में बात करते हैं। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए। बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। और उन कॉलर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में वक्त निकाल कर कॉल की है। इसी तरह कॉल्स करते रहें, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम गुफ्तगू आगे आने वाले वक्त में करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त अब यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह